गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। हमने 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और उनके क्वेश्चंस भी आपको सेंड कर दिए गए हैं। तो 5th, 6th और 7th लेसन हमने एक बार स्किप किया है। आज हम करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग लेसन, द टेल ऑफ मैलन सिटी, रिटन बाय विक्रम सेठ। टेल हियर मीन्स स्टोरी, यानी कि मैलन सिटी तरबूज के शहर की कहानी। विक्रम सेठ ने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नेम था मैपिंग 1981 में, और ये टेल ऑफ मैलन सिटी उन्हीं में से एक है। तो इसमें क्या बताया गया है? वंस देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ फुलिश किंग वी कैन से। तो फुलिश किंग था, कैसा उसका शासन होगा, कैसे उसने रूल किया होगा, ये हम इस स्टोरी में, जो कि रिटन इन अ लिरिकल फॉर्म, यानी कि लिरिकल फॉर्म होता है दैट कैन बी सॉन्ग, जिसे गाया जा सके, यानी कि एक पोएम के रूप में उसने अपनी ये स्टोरी लिखी है मैलन सिटी की। तो स्टार्ट करते हैं। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। विक्रम सेठ जो राइटर हैं उन्होंने क्या कहा है? इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, कि जिस शहर की कहानी मैं आपको यहाँ गाकर लिखकर बताने जा रहा हूँ, देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। वहाँ पर बहुत ही जस्टिस कह सकते हैं, मतलब न्यायप्रिय। प्लेसिड मीन्स क्वाइट, बहुत ही शांत और न्यायप्रिय राजा था जो कि रूल करता था वहाँ पर। The king proclaimed an ark should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to identify there. तो प्रोक्लेम्ड होता है अनाउंस्ड, घोषणा करना। तो किंग ने ये प्रोक्लेम किया, एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड, कि एक आर्क चाप की तरह एक ऐसी जगह बनाई जाए, कंस्ट्रक्ट की जाए, दैट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मेजर थ्रोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर, यानी कि उनके जो सिटी थी या उनका जो एरिया था उसकी एंट्रेंस पर एक ऐसी जगह डी शेप में चाप के आकार की बनाई जाए, जहाँ पर खड़े होकर राजा जो है अपनी स्पीच दे सके, अपनी प्रजा से मिल सके, यानी कि कुछ ऊंची सी जगह, लेकिन उसका ऊपर का पार्ट जो है वो डी शेप में होना चाहिए। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। तो वर्कमैन जो थे, मजदूर, कारीगर, मिस्त्री कह सकते हैं हम, तो उन्होंने वैसा ही किया जो राजा का ऑर्डर था। दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राजा का आदेश था। The king rode the thoroughfare to edify spectator there. तो एक बार क्या हुआ, जब बनकर वो जगह तैयार हो गई तो राजा अपने रथ पर चढ़कर जाता है, टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर, यानी कि अपनी प्रजा को संबोधित करने भी जाता है, एज वेल एज चेकआउट करने जाता है कि वो सही बना है या नहीं बना। Under the ark he lost his crown. The ark was built too low. A frown appeared upon his placid face. The king said, "This is a disgrace." तो अंडर द आर्क, जो वो आर्क बनाई गई थी हाफ डी शेप में, चाप की आकार में, तो उसके नीचे जब वो क्रॉस करने लगा, ही लॉस्ट हिज क्राउन, उसका जो क्राउन था, उसका जो मुकुट था राजा का, वो नीचे गिर गया। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, तो क्योंकि वो जो आर्क बनी हुई थी वो बहुत लो थी, यानी कि नीची थी, वो राजा लंबा था, और जब वो क्रॉस करने लगा तो उसका मुकुट टकरा गया उससे और वो गिर गया। अ फ्रॉन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, प्लेसिड फेस शांत चेहरा, फ्रॉन मतलब गुस्सा, यानी कि उसके शांत चेहरे पर एकदम गुस्सा आ गया। द किंग सैड, दिस इज द डिसग्रेस, तो राजा ने कहा कि ये तो डिसग्रेस है, यानी कि राजा का अपमान हो गया है, कि राजा का मुकुट ही गिर गया है। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स विल बी हैंग, द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड,
तो राजा ने कहा कि द चीफ ऑफ द बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, तो इसके लिए जो चीफ बिल्डर है, राजमिस्त्री कह सकते हैं, मेन बिल्डर जो था, उसको फांसी दी जाएगी। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज, रस्सी और गैलोज फांसी का फंदा ये सब अरेंज कर लिए गए। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, ही पास द किंग, ही गेव ए शाउट, तो चीफ बिल्डर जो था वॉज लेड आउट, उसे पकड़ कर लाया गया और ही पास द किंग, जब वो राजा के पास से क्रॉस करता है, ही गेव ए शाउट, जोर से चिल्लाता है। क्या कहा उसने? ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड ए होल्ट, तो उसने क्या कहा कि हे राजा, मेरी कोई गलती नहीं है, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, कि ये तो जो जिन्होंने काम किया मजदूरों ने, मतलब वो तो चीफ बिल्डर था, सिर्फ सुपरवाइज कर रहा था, जिन्होंने काम किया उनकी गलती है। ओ सेड द किंग, तो राजा एकदम कहता है ओहो, एंड कॉल्ड द होल्ट, होल्ट मतलब कॉल्ड अ होल्ट टू द प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो वहाँ पर प्रोसीडिंग प्रोसेस होने जा रही थी फांसी वाली, उसे हॉल्ट, हॉल्ट मतलब एकदम रोक देना, राजा ने कहा कि रोक दो। बीइंग जस्ट एंड प्लेसियर नाउ, ही सैड, क्योंकि वो बहुत न्यायप्रिय था, शांति प्रिय था, तो उसने क्या कहा? आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सैड, ओ किंग, you do not realize the bricks were made of wrong size, तो क्या कहा राजा ने कि I must have all the workmen hanged instead, कि जब मिस्त्री की जो चीफ बिल्डर है उसकी कोई गलती ही नहीं है, then all the workmen should be hanged together, यानी कि सभी जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, उन्हें लाया जाए, मिस्त्रियों को लाया जाए और सबको इकट्ठे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड, तो वर्कमैन जो थे वो हैरान हो गए कि इसमें हमारी क्या गलती है। एंड सेड, तो उन्होंने क्या कहा? ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज, कि हे राजा, आपने ये तो रियलाइज ही नहीं किया, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज, कि जो ब्रिक्स थी, ईंटें थी, वही रॉन्ग साइज की बनी हुई थी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। Summon the masons, said the king. The masons stood there quivering. तो summon means call. तो राजा ने एकदम ऑर्डर दिया, summon the masons. masons जो होता है ईंटें बनाने वाले, कि ईंटें बनाने वालों को बुलाओ। The masons stood there quivering. तो जो masons थे, ईंटें बनाने वाले, वो वहाँ आ गए, कांप रहे थे वो भी। It was the architect, they said. तो उन्होंने भी अपना जो इल्ज़ाम था दूसरे पर डाला। इट वॉज द आर्किटेक्ट, उन्होंने कहा कि ये तो नक्शाकार था। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड, तो उसको बुला लिया गया। वेल आर्किटेक्ट, सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग, तो राजा ने कहा कि मैं ऑर्डर देता हूँ कि इस आर्किटेक्ट को, जो नक्शाकार है, उसे फांसी दे दी जाए। सेड द आर्किटेक्ट, तो उसने अपने बचाव में क्या कहा? ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, हे राजा, आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं। क्या बात है वो? यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू, तो उन्होंने क्या कहा कि यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस, बदलाव, कि जब मैंने आपको ये नक्शा प्लान दिखाया था तो आपने इसमें कुछ बदलाव कर दिए थे। द किंग हर्ड दिस, राजा ने ये सुना। द किंग सॉ रेड, उसे बहुत गुस्सा आया। इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, यानी कि टेम्पर उसका होने लगा, मतलब उसे बहुत गुस्सा आने लगा कि कोई अपना इल्ज़ाम मान ही नहीं रहा, हर कोई एक दूसरे पर जो फॉल्ट है वो डाल रहे हैं। बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग, ही सैड दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग, क्योंकि वो फेमस इसलिए था क्योंकि जस्ट एंड प्लेसिड, बहुत ही न्यायप्रिय और शांत राजा था, तो उसने कहा दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग, कि ये तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला मैटर हो गया है, इसे कैसे सुलझाया जाए। आई नीड सम काउंसिल, तो वो कहता है कि मुझे काउंसिल मतलब सलाह मशवरे की ज़रूरत है। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री,
कि अपने कंट्री का, अपने एरिया का जो भी वाइजेस्ट मैन, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसे मेरे पास लेकर आओ, उससे मैं सलाह मशवरा करूँगा, एक्सपीरियंस्ड होगा वो। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट ने कैरी टू द रॉयल कोर्ट। तो वाइजेस्ट मैन को ढूंढा गया और उसे लाया गया। लाया तो क्या, कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, मतलब उठा कर ही एक तरह से लाया गया। क्यों लाया गया? He could not walk and could not see, so old and therefore wise was he. ना तो वो चल सकता था, ना ही उसे दिखाई देता था, बहुत ही बूढ़ा था, इसलिए एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से उसे वाइज मैन कहा गया था। बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। लेकिन जब उससे डिस्कस किया गया तो उसने कहा कांपती हुई आवाज़ में, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, कि जो कल्प्रिट है, दोषी है, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। ट्रूली द आर्क इट वॉज दैट बैंग द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंड। तो उसने कहा कि ये जो आर्क है, क्योंकि वो वाइज था, उसने क्या कहा, द आर्क वॉज इट वॉज दैट बैंग द क्राउन ऑफ, कि जो आर्क है, जो वो जगह थी बनाई गई, उससे टच होकर जो राजा का क्राउन है वो नीचे गिरा है, तो उस आर्क को ही फांसी पर चढ़ाना चाहिए। टू द स्कैफोल्ड द आर्क वॉज लेड व्हेन सडनली ए काउंसिलर सेड। तो स्कैफोल्ड वो जगह है जहाँ पर फांसी दी जानी है, ऊंचे सी बनी हुई चबूतरा कह सकते हैं। द आर्क वॉज लेड, वहाँ पर उस आर्क को, वो जगह जो बनाई गई थी, ईंटें वगैरह कुछ, उन्हें लाया गया। तभी एक काउंसिलर, दरबारी जो है, वो क्या कहता है, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच योर हेड योर मजेस्टी, कि हे राजा, जिस चीज़ ने आपके सिर को, उसे हम किस तरह से हैंग कर सकते हैं, किस तरह से फांसी दे सकते हैं, तो सही बात नहीं है। ट्रू म्यूज द किंग, तो राजा ने थोड़ा सोच विचार करके कहा, हाँ बात तो सही है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। तो जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी, क्योंकि जो फांसी है वो सबके सामने दी जानी थी, पहले जो चीफ बिल्डर है उसे बुलाने के लिए कहा गया, उसने वर्कमैन पर डाल दिया सारा फॉल्ट, उन्होंने मेसन्स पर डाल दिया, फिर आर्किटेक्ट पर, फिर राजा को कहा आर्किटेक्ट ने कि आपने चेंजेस किए थे, तो सो एंड सो ये होता गया। तो राजा, जो क्राउड था वहाँ पर, वो रेस्टलेस होने लगा, वो मॉटरिंग अलाउड, जोर जोर से वो चिल्लाने लगे। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। तो राजा ने परसीव्ड देयर मूड, मतलब उनके मन में क्या है, वो किस स्थिति में है इस टाइम, जो क्राउड है, तो वो सब जान गया राजा ने, वो मतलब माइंड रीडिंग एक तरह से कर ली। एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, तो राजा ने जो वहाँ पे असेंबल्ड लोग थे उन्हें क्या कहा, लेट्स पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट, द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। तो राजा ने क्या कहा, लेट्स पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट, कि कौन दोषी है कौन नहीं है, इस पॉइंट को हम पीछे छोड़ देते हैं, इसे साइड पर रख देते हैं। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, कि यहाँ जो क्राउड है, राष्ट्र के लोग हैं, उनको एक फांसी चाहिए। हैंग्ड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली, तो फांसी तो दी जाएगी और वो भी इमीडिएटली, अभी दी जाएगी। The noose was set up somewhat high, each man was measured by and by. तो फांसी का फंदा थोड़ा ऊंचाई पर लटका दिया गया, सेट कर दिया गया। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, और हर किसी को कहा गया कि जाकर देखो कौन वहाँ पर फिट होगा, जो फिट हुआ उसे फांसी दे दी जाएगी। किसी ने अपराध किया है या नहीं किया है ये हम नहीं देखेंगे। बट ओनली वन मैन वॉज सो टाल ही फिटेड वन मैन, दैट वॉज ऑल। तो सिर्फ एक ही आदमी वहाँ पर बहुत लंबा था, वो वहाँ पर फिट हुआ, उन सब में से सिर्फ एक ही वॉज द किंग, और वो था राजा। हिज मजेस्टी वॉज देयरफॉर हैंग्ड बाय, तो क्योंकि राजा का आदेश था, उसने प्रॉमिस किया कि जो यहाँ फिट होगा उसे फांसी दे दी जाएगी, तो अपने ही
ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग राजा को फांसी दे दी गई। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन सेड द मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर जो थे, जब राजा ही फूल है, फुलिश किंग है, तो खुद को ही फांसी दिलवा ली, तो उनके मिनिस्टर्स कैसे होंगे। तो उनके मिनिस्टर्स कहने लगे थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, कि भगवान का शुक्र है हमें कोई तो मिला। फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, कि अगर ऐसा ना होता तो ये जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है ये सब क्राउन के मतलब राजा के सिंहासन के अगेंस्ट हो जाते। लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर सेड लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। तो मिनिस्टर जो है वो क्या कह रहा है, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। हालांकि राजा मर चुका है तो वो नारे लगा रहा है जो उनका मिनिस्टर्स है। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम, कि दे पॉन्डर्ड द डिलेमा। तो थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने विलाप किया, डिलेमा जो उन पर मुसीबत आई थी कि उनका राजा ही अब मर गया था, सोच विचार किया। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, फिर ज़्यादा रोने धोने से तो कुछ होने वाला नहीं था, तो प्रैक्टिकल उन्हें बनना पड़ा। तो प्रैक्टिकल होकर सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम, ये घोषणा करने के लिए अपने जो सैनिक थे उन्हें भेज दिया। इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज ने, कि अपने पुराने राजा के आदेशानुसार। क्या था वो, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट वुड चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, कि जो भी उनके वहाँ पर ये रूल था कि राजा की डेथ के बाद जो कोई भी सबसे पहले उनके सिटी गेट से क्रॉस करता था वो नेक्स्ट जो किंग है, नेक्स्ट रूलर है, उसको चूज करता था, उसका नेम अनाउंस करता था। तो एज इज आवर कस्टम दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी। तो जो मंत्री हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर यही कस्टम है, तो पूरी सेरेमनी के साथ इसे निभाया जाएगा। अ मैन पास बाय द सिटी गेट एंड इडियट द गार्ड्स क्राइड वेट। तो क्योंकि रूल था, कस्टम था कि जो भी सबसे पहले क्रॉस करेगा, तो एक जो आदमी है वो सिटी गेट से क्रॉस किया, एंड इडियट, तो वो इडियट था, मूर्ख था। द गार्ड्स क्राइड वेट, तो गार्ड्स ने कहा रुको। हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड अमेलन द इडियट रिप्लाइड। तो जो गार्ड्स थे उन्होंने कहा हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड, कि कौन राजा होगा ये डिसाइड करो। अ मैलन द इडियट रिप्लाइड, तो इडियट ने कहा एक मैलन। हमारे लेसन का क्या नाम है, टेल ऑफ मैलन सिटी। तो यहाँ इडियट ने क्या रिप्लाई किया, मैलन, कि एक तरबूज को, एक खरबूजे को, कुछ भी लगा लो मैलन, तो उसे राजा बना दिया जाए। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही लाइक मैलन्स। तो उस इडियट मैन को मैलन्स बहुत पसंद थे, तो हर किसी क्वेश्चन का उससे कुछ भी पूछते थे, व्हाट्स योर नेम मैलन, व्हाट्स योर फादर नेम मैलन, वेयर डू यू लिव मैलन, यानी कि हर क्वेश्चन का आंसर वो मैलन देता था। तो जब उससे पूछा गया हु इज़ टू बी द नेक्स्ट किंग, तो उसने आंसर दिया मैलन। यू आर नाउ आर किंग द मिनिस्टर सैड क्राउनिंग अ मैलन। तो एक मैलन को लाया गया, उसकी क्राउनिंग हो रही है, यानी कि सेरेमनी हो रही है, तिलक वगैरह हो रहा है। तो मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं कि अब तुम ही हमारे राजा हो। देन दे लेड और कैरिड द मैलन टू द थ्रोन एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन। तो मैलन को उठाकर ले गए और सिंहासन पर जाकर रख दिया, एक तरह से अपना राजा बनाकर उन्होंने वहाँ पर उसे बिठा दिया। दिस हैपन years and years ago, when now you speak the people so. Your king appears to be a melon. How did this happen? तो कई साल पहले की ये बात है कि when now you ask the people, कि उन लोगों से अगर पूछा जाता कि so your king appears to be a melon, कि तुम्हारा राजा एक मेलन है, how did this happen, ये कैसे हुआ। they say well on account of customary choice if his majesty rejoice।
तो वो क्या आंसर देते कि ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, कि जैसा रिवाज था और अगर हमारा जो एक्स किंग है उसकी आत्मा इसी से खुश होती है, मतलब उनके वहाँ ये रिवाज था कि पुराने राजे का ये आदेश है कि उनकी इसकी डेथ के बाद कैसे कैसे राजा बनेगा, तो वो कहते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके विद अस फॉर हु आर वी टू से। तो कहते हैं कि अगर मेलन हमारा किंग है, राजा है, तो दैट्स ओके विद अस, तो हमारे लिए सब ठीक है। फॉर हु आर वी टू से, कि हमें किसी को कुछ आंसर नहीं देना, किसी को कुछ भी वहाँ चले, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होंगे। वट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी, कि जब तक भी वो हमारा राजा रहा तो हम पीस और लिबर्टी में रहे, शांति से, आज़ादी से। द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजल फेयर सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, यानी कि वहाँ पर जब तक मेलन वहाँ का किंग रहा तो लेजल फेयर, प्रिंसिपल्स ऑफ लेजल फेयर यानी कि अहस्तक्षेप की नीति वहाँ पर रही, किसी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं था। दे लिव अ पीसफुल लाइफ फुल ऑफ लिबर्टी। तो ये था हमारा लेसन द टेल ऑफ मेलन सिटी। आई होप यू एंजॉयड इट एंड you have understood it. So meet you in the next lecture with our next chapter.